अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका हम सब का बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो उमूमी तौर पे छापी नहीं जाती हैं, वो खबरें जो आम तौर पे छुपाई जाती हैं, हम आपके सामने रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर सुमरा, उनके साथ साथ लाहौर से ही उस्मान अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। कराची से वहीद राजपर हमारा साथ दे रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे, पंजाब हुकूमत ने कायद-ए-आज़म अपैरल पार्क शेखोपुरा का तरक्याती काम रोक दिया है। वजूहात क्या हैं अनवर सुमरा साहब, बताइएगा। फंड्स नहीं है, कोई और मसला है, कोई कानूनी पेचीदगी है, काम ये रोका क्यों गया? ये अब्बासी साहब, बात ये है कि शेखुपुरा में गारमेंट सिटी जो है ये तकरीबन 2013 में 3 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से 1450 जो एकड़ ज़मीन है, ज़री ज़मीन ख़रीदी गई ताकि इस पर गारमेंट सिटी बनाया जाना था, जिसमें तकरीबन 600 के करीब गारमेंट्स के यूनिट लगने थे। और इन 600 यूनिट्स जो थे, इन्होंने तकरीबन 2.5 लाख के करीब नए रोज़गार पैदा करने थे। इसके अलावा वहाँ पर 100 मेगावाट का कोयले से पैदा करने का, बिजली पैदा करने का एक यूनिट भी लगाया जाना था। 2013 में साहब का जो पंजाब की हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया। शैंडन रोई जो है चाइना की कंपनी थी और उसने यहाँ पर 4 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी। उसके बाद यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई, बाकी काम भी किया गया, लेकिन शैंडन रोई ने पंजाब हुकूमत, उस वक़्त की पंजाब हुकूमत का जो सुस्त रवि थी, अदम तवज्जो थी और उसके अलावा जो लैक लस्टर एटीट्यूड था, उसकी वजह से उन्होंने एक प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इसको हम मुकम्मल करेंगे और उस वक़्त जो है उन्होंने फिर इस पर एक कमेटी बना दी और कमेटी ने फ़ैसला किया कि इसको जो है हम पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट जो एंड मैनेजमेंट कंपनी है इसके सपोर्ट किया जाए। और ये जो है, क्योंकि सूबे में जो जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट बन रही हैं वो उनकी ये ज़िम्मेदार है, उनको ऑपरेशनल करने में, उनको कंस्ट्रक्शन करने में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। लेकिन बदकिस्मती से ये भी कंपनी जो है अपना काम ना कर सकी और ये मनसूबा मुसलसल ताअत्तल का शिकार रहा। अब सूरत हाल ये है कि जब ये कंपनी ने काम ना किया तो साबका वज़ीर आला पंजाब जो थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म अपैरल पार्क कंपनी एक बना दी और उसको मैंडेट दिया कि वो इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, क्योंकि 600 के करीब जो प्लाट हैं वहाँ पर सुई गैस डालना था, वहाँ पर सीवरेज बनाना था, सड़कें बनानी थी और उनको डेवलप करके गारमेंट्स के जो लोग हैं, जो गारमेंट्स फैक्ट्री के ओनर्स हैं, उनको इन्होंने सेल करना था, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका और ये जो कंपनी बनाई गई ये 2017 में गैर फाल कर दी गई। उसके बाद फिर एक और साबका हुकूमत ने जो है इस पर मंसूबा बनाया कि इसको स्पेशल इकनॉमिक जोन में जो है वो सी पैक के नीचे जो है इसको शामिल करवा लिया जाए, लेकिन उसमें भी वो कामयाब ना हो सकी। इसके बाद जो है वो वज़ीर पंजाब जो थे, उन्होंने दोबारा इनको कहा कि ये पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी को आप इसको देखें। इसने जुलाई 2018 में एक टेंडर दिया जिसमें जो है बहुत सारी जो तामीराती कंपनीज़ हैं उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इस पर किया जाए, जिस पर 18 कंपनीज जिनमें गैर मुल्की कंपनीज भी थी उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि साबका हुकूमत इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उस मॉड में बनाना चाहती थी। जब ये वो कंपनीज़ आ गई तो उस वक़्त साबका हुकूमत ख़त्म होगी, नई जो तब्दीली सरकार ने पंजाब में हुकूमत बना ली। अब ये कंपनीज़ जो हैं ये प्री क्वालिफाई हो चुकी हैं, लेकिन नई पंजाब की जो हुकूमत है उसने जो पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है उसको ज़ुबानी हुक्म दिया है कि आप इस पर काम रोक दें। अब काम रोकने से देखें सूरत हाल ये है कि 1450 एकड़ ज़री ज़मीन जो है वो 2013 से बंजर पड़ी हुई है, स्वाय इसकी चारदीवारी के और कोई काम नहीं हो सका। ये हुकूमत की नाअहली थी, हुकूमत का विजन नहीं था और इंडस्ट्रियल जो है प्रमोशन की जो पॉलिसी की दावे किए जाते थे। अच्छा सुमरा साहब, बताइएगा कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 600 यूनिट्स मुकर्रर वक्त में लग जाते तो इससे यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की बरामदात में खातिर खा इजाफा किया जा सकता था। 1546 एकड़ अराजी भी मौजूद है और क्या इतने कोई बड़े फंड्स भी इसके लिए दरकार नहीं थे? तो इस मंसूबे के अंदर रुकावट की बुनियादी वजह क्या है और मौजूदा हुकूमत क्या उन रुकावटों को दूर करने के लिए कोई प्लान बना रही है? जी भट्टी साहब, ऐसे है कि जो मौजूदा सूबाई मिनिस्टर सनद हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं।
फ़ंड्स ना होने की वजह से हमने इस मंसूबे को बंद कर दिया, फ़िलहाल बंद कर दिया। पहले ये 5.5 साल ताख़ीर का शिकार हो चुका है, अब मज़ीद उन्होंने कहा बंद करने से ये 3-4 साल और ताख़ीर का शिकार होगा। जब उनसे पूछा गया कि आप इसको किसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ही बनना था, उन्होंने कहा जी हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। जबकि सूरत हाल भट्टी साहब ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब पिछले दिनों वो अपने ज़िला में गए थे, वहाँ पर 95 तरक्याती स्कीमें अनाउंस की थी जिन पर 50 अरब रुपया लगना था और वो फंड्स दिए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर 4 से 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए। इसमें थोड़ा सा विजन की कमी है, दूसरा हिकमत अमली जो है, जो मनसूबा बंदी है उसकी भी कमी है। शायद मौजूदा हुकूमत ने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ और ना ही को की डिसीजन कर पाई है। जबकि मौजूदा हुकूमत का दावा था कि 100 दिनों में वो पॉलिसी डिसीजन करेगी। ये भी पॉलिसी डिसीजन होना है कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह करवानी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना है, बीओटी में जाना है, क्योंकि ये मंसूबा इतना फिजिबल है। कंपनी की जानिब से कोई ऐसी कमिटमेंट है कि अगर आप मजीद 5 साल इस मंसूबे को इल्तवा में रखते हैं तो उसके बाद वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगी? चीनी कंपनी का इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी ऐसे है भट्टी साहब, जिन कंपनीज़ ने अप्लाई किया था, जिनको प्री क्वालिफाई किया है, ज़राए का कहना है कि वो रेडी हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने अप्लाई ही इसलिए किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर करें। इनके प्लॉट जो हैं 600 प्लॉट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। उसके बाद उनके साथ जो भी ये नेगोशिएट करते वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है इन्होंने एक वर्बल ऑर्डर पर इस पर काम बंद करवा दिया है, जिससे ये साबित होता है कि मौजूदा हुकूमत ना तो सूबे में रोज़गार फराहम करना चाहती है, ना ही रोज़गार फराहम कर कर गुर्बत का खात्मा करना चाहती है, जो इनके मंशूर के बिल्कुल मुनाफी है। जी ठीक, सुमरा साहब आपने बहुत डिटेल में बताया कि जो इस वक्त मामला चल रहे शेखोपुरा में ये गारमेंट सिटी बनना था, अब काम रोक दिया गया है। बज़ाहिर काम रोकने की कोई ख़ास वजह भी नज़र नहीं आ रही। एक और इंतहाई अहम पहलू है, अहम खबर है और रोज़नामा 92 न्यूज़ की सुपर लीड है सोहेल इकबाल भट्टी साहब की ये खबर है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए हुकूमत का 2 अथॉरिटीज़ बनाने का फैसला, इसके साथ साथ एक कमीशन भी कायम किया जाएगा। भट्टी साहब आपकी तरफ में आऊँगा, ये बहुत बड़ी खबर है। अथॉरिटीज़ 2 बनेंगी, विसल ब्लोअर कानून के तहत एक कमीशन भी कायम किया जाएगा। इससे पहले जो इदारे करप्शन के रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, FIA है, नैब है, दीगर इदारे हैं, उनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन क्या होगी और उन इदारों का क्या रोल कम हो जाएगा, महदूद कर दिया जाएगा? फैसल, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे, गरीब व नदार अफराद को कानूनी इमदाद और मावनत फराहम करने के लिए 2 अथॉरिटीज़ जबकि एक कमीशन कायम करने का फैसला किया गया। वज़ारत कानून ने वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर कानूनी इस्लाहात के सिलसिले के अंदर नए कवानीन के मद में 6 बिल तैयार किए थे। इससे कबल हम 3 नए कवानीन से मुतल्लिक और 2 तरमीमी बिल से मुतल्लिक अपने नाज़रीन को तफसीलात से आगाह कर चुके हैं और ये 2 और 3 नए अहम जो कवानीन है आज अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक फ़ैसला किया जा रहा है कि वफाकी और सूबाई वजारतों, कॉरपोरेशंस और उसके साथ साथ खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों, महकमों और डिवीज़न में ब्यूरोक्रेट्स, वज़रा, सरकारी अफसरान की जानिब से जो मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से करप्शन के केसेस सामने आते हैं, जिसकी हालिया मिसाल हम दे सकते हैं। 56 कंपनी स्कैंडल सामने आया और एक मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अंदर मुख्तलिफ मनसूबों की और प्रोक्योरमेंट के अंदर अरबों रुपए की सालाना करप्शन होती है। जब मामलात नैब FIA तक पहुँचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, कौमी वसाइल का ज़िया हो चुका होता है और फिर उसके बाद नैब को कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद मुजरिमान तक पहुँचना पड़ता है। अब इस सिलसिले को रोकने के लिए कि कोई NIL का स्कैंडल दोबारा जन्म ही ना ले सके, 56 कंपनीज का स्कैंडल वजूद में ही ना आ सके, उसको शुरू में ही अगर आपने रोकना है तो उस सिलसिले के अंदर वफाकी हुकूमत ने, यानी कि वज़ारत कानून ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन कायम करने का फैसला किया है।
दुनिया भर के अंदर इसकी प्रैक्टिस मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस कानून को एक मुख्तलिफ शक्ल के अंदर नाफिज किया गया था, लेकिन वो जो विसल ब्लोअर का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कानून लाया गया था वो सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल था जब किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और किसी शख्स के पास कोई मतलूबा मालूमात मौजूद है तो वो उनको फराहम कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर जो मामला लाया गया है, जो वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कि किसी भी सरकारी इदारे के अंदर खुसूसी तौर के ऊपर कहीं पर कोई करप्शन से मुतल्लिक अगर कोई मामला हो रहा है तो किसी भी फर्द के पास, भले वो सरकारी मुलाजिम है या सरकारी अफसर है या ब्यूरोक्रेट है, उसके पास अगर कोई मालूमात हैं, कोई ठोस दस्तावेजी सबूत हैं, तो उसके लिए जो एक कमीशन कायम किया जाएगा वो उस कमीशन के अंदर अपनी मालूमात फराहम करेगा। इस नए कानून के मुताबिक विसल ब्लोअर की शिनाख्त को खुफिया रखा जाएगा और अगर वो खुद चाहता है कि नहीं उसको ये शिनाख्त को पब्लिक कर दिया जाए तो पब्लिक कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ उसकी प्रोटेक्शन होगी कानूनी तौर के ऊपर। जो शख्स ऐसी मालूमात फराहम करेगा उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि उसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, सस्पेंड नहीं कर सकेंगे, ना ही उसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो सकेगी, यानी उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कमीशन इस मालूमात की जांच पड़ताल करने के बाद मुतलका किसी भी इदारे से मजीद मालूमात हासिल करने का मजाज होगा, मजीद दस्तावेज हासिल करने के भी उसे इख्तियार हासिल होगा। ये तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद अब कमीशन समझता है कि वाकई इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और यहाँ पर करप्शन हुई है, इस यहाँ पे ये करप्शन होने का जो ठोस सबूत उनके पास है वो मामले को नैब या FIA या मुतलका सूबाई इदारों, सूबों के जो इंसदादे करप्शन के इदारे हैं उनको चीज़ें वो मामला तरसाल कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इस कानून के अंदर ये अट्रैक्शन रखी गई है कि जो शख्स भी दुरुस्त मालूमात फराहम करेगा और करप्शन की लूटी गई रकम में जितनी रिकवरी होगी 20% रकम उस शख्स को दी जाएगी। और इसके साथ अगर एक से ज्यादा अफराद ऐसी मालूमात कमीशन में जमा करवाएंगे तो वो 20% रकम सब में मसावी तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इस कानून के अंदर ये शिक भी रखी गई है कि अगर किसी ने गलत मालूमात फराहम की, किसी को मलाइन करने की कोशिश की, किसी को बिला वजह उसको फंसाने की कोशिश की, तो फिर ऐसे शख्स के खिलाफ जो गलत मालूमात फराहम करेगा उसे 2 साल कैद का सामना, 2 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। एक तो ये मामला है जो जिससे ये कहा जा रहा है कि हमने मुख्तलिफ हवालों से लोगों से बात की कि इस कानून के तहत नैब या FIA या एंटी करप्शन के जो मुख्तलिफ मुलाजमीन या अफसरान उनके अंदर भी जो करप्शन की अगर कहीं शिकायत होगी तो उसी इदारे के लोग जिनके पास ऐसे सबूत मौजूद होंगे तो इन अफसरान के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकेंगे और उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। मुख्तलिफ लोग जो सारे मामले से माजी में साहब के अमल से वाबस्ता रहे हैं उनका कहना है कि इस कानून की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में हम अपने सरकारी इदारों में 70% करप्शन पर काबू पा जा सकते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है। इसके साथ इसका बिल वजारत कानून ने तैयार कर लिया। दूसरा मामला है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और लूटी गई दौलत वतन वापस लाने के लिए ये फैसला किया गया कि सेंट्रल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अथॉरिटी कायम की जाएगी। ये अथॉरिटी सेक्रेटरी दाखिला या किसी भी सरकारी अफसर की सरबराही में कायम की जाएगी। चूंकि इस वक्त सिर्फ नैब के पास कानून है, ये प्रोविजन है, SCCP या FBR के कुछ कवानीन के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप दीगर ममालिक के साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ जामे फैसिलिटी नहीं है। इस अथॉरिटी के कायम करने के बाद FATF का पाकिस्तान के ऊपर जो एक बहुत बड़ा एतराज़ था मनी लॉन्ड्रिंग के ख़त्म करने के हवाले से वो भी दूर हो जाएगा और ये सेंट्रल अथॉरिटी किसी भी मुल्क से पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तानी या यहाँ से रकम बाहर ले जा चुके हैं वो रकम वतन वापस लाने के लिए इकदाम कर सकेगी। इसको कानूनी इसका दायराकार होगा अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए इंसदाद करप्शन के तहत। ये दूसरा इकदाम है। तीसरा बड़ा इकदाम ये उठाया जा रहा है कि एक लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है। ये अथॉरिटी भी एक नए कानून साजी के तहत मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत कोई भी गरीब शख्स वो फौजदारी मुकदमात में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है और वो अपनी जमानत पर रिहा नहीं हो सकता, अगर उसके ऊपर जुर्माना हुआ है और वो जुर्माना अदा करके कैद से रिहा नहीं हो सकता, उसको कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी, उसको वकला की मावनत फराहम की जाएगी और इस सिलसिले के अंदर वज़ीर इंसानी हकूक़ की सरबराही में 13 रुकनी अथॉरिटी कायम की जाएगी। ये 3 नए कवानीन हैं जो नए एक बिल के शक्ल के अंदर पार्लियामेंट से मंजूर करवाए जाएंगे और इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि गरीब और नदार अफराद की मदद की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा और करप्शन का खात्मा करने के लिए इदारे मौसर तरीके से अपना ताकि किरदार अदा कर सकें। बट साहब, खुद मुख्तार कमीशन को पहले लाजमी है कि उसको दरख्वास्त देनी होगी करप्शन के खिलाफ, या फिर जिस तरह नैब और FIA को लोग डायरेक्टली कंप्लेन करते थे
वो सिलसिला भी जारी रहेगा या खुद मुख्तार कमीशन के लिए पहले लाजमी होगा कि वो दरखास्त की जांच पड़ताल करे? फैसल, कोई भी शख्स जिसके पास करप्शन के सबूत है और नया BFI से भी बराह रास्त रजू कर सकेगा, लेकिन इस कमीशन के क्याम का जो ऑब्जेक्टिव है, रियल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सरकारी इदारों में करप्शन होती है और बहुत से अफसरान, बहुत से माहतहत मुलाजमीन, वो वफाकी वो कोई सेक्रेटरी हो अगर या कोई वफाकी वजीर हो, अगर वो किसी मामले में इन्वॉल्व है, वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर वो कहीं जाकर दरखास्त देते हैं तो उल्टा उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाती है, इंजबाती कार्रवाई की जाती है, उससे टर्मिनेट कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सरकारी इदारों से अगर आपने करप्शन रोकनी है फर्स्ट स्टेप के अंदर ही कि वो करप्शन पना भी ना सके, एक डेटरेंस हो, तो उसके लिए लाजिम है कि कोई भी सेक्शन ऑफिसर है, कोई भी डिप्टी सेक्रेटरी है, वो ये समझता है कि जो उनके अफसराने बाला हैं वो गलत इकदाम कर रहे हैं, तो वो बराह रास्त जाकर उस कमीशन को दरखास्त देगा, मालूमात फराहम करेगा, दस्तावेजी सबूत फराहम करेगा, चूंकि उसे पता होगा कि उसे प्रोटेक्शन हासिल है इस कानून के तहत, उसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उस लूटी गई दौलत से अगर रिकवरी हो गई तो उसे एक इंसेंटिव भी मिलेगा। तो असल ऑब्जेक्टिव इस कमीशन का यह है। और सबसे बढ़कर नैब के अफसरान के अंदर कोई करप्शन का अगर मुर्तकिब हो रहा है तो नैब के अंदर से ही एक अफसर उठ के इस कमीशन को उस अफसर के खिलाफ प्रोटेक्शन के तहत एक दरखास्त दे सकेगा, सबूत फराहम कर सकेगा। FIA के अफसर को किसी करप्शन में इन्वॉल्व है तो FIA के माहतहत अफसर अपने ही सीनियर अफसर के खिलाफ दस्तावेजी सबूत और मालूमात लेकर कमीशन में रजू कर सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि तमाम इदारों के ऊपर एक सख्त चेक एंड बैलेंस होगा और जो अफसरान इस मामले में मुलविस पाए जाते हैं या वो उस फैसिलिटेशन का रोल प्ले करते हैं उनका रास्ता रोका जा सकेगा। ठीक है बट साहब, बहुत डिटेल आपने बताया। इस खबर की डिटेल आप रोजनामा 92 न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं, सुपर लीड है ये, और आप रोजनामे से भी मजीद इससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रुख करते हैं कराची का। वहीद राजपर हमारे साथ मौजूद हैं और महकमा जंगलात सिंध में जंगल का कानून है जी, ज़मीनों की अलॉटमेंट में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ऑडिटर जनरल की माली साल 2017-18 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इंतहाई तशवीशनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। वहीद बताइएगा यहाँ पे किस तरीके से फ्रॉड किया गया है, सरकारी अराजी को औने पौने दामों दूसरों को दिया गया है, गैर कानूनी तरीके से इस अराजी का इस्तेमाल किया गया है। फैसल साहब, ये महकमा जंगलात सिंध के जानिब से जो अफसरान हैं उन्होंने 72 शख्सियात को सिंध के जो 9 अजला हैं वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो महकमा जंगलात की ज़मीनें थीं वो उन्होंने अलाट की हैं गैर कानूनी तरीके से, और जो चालान हैं वो भी जाली जो चालान हैं उनके बुनियाद पर बड़ा जो ये फ्रॉड हुआ है ज़मीनों का मामला है महकमा जंगलात का, उसमें ये गैर शफाफ तरीके से अलाटमेंट हुई। इसके लिए कोई इश्तिहार भी नहीं दिया गया, ना कोई इसके लिए जो होता है कंपटीशन करवाया गया वो भी नहीं किया। तो गैर शफाफ तरीके से जो हुई हैं हैदराबाद है, घोटकी है, सखर है, खैरपुर है, लाड़काना है, ठट्टा है, सजावल में जो है समेत 9 अजला हैं वहाँ पर ये ज़मीन अलाट की गई हैं। 72 अफराद हैं, 17 करोड़ रुपए की लागत से जो इनको वसूली हुई है महकमा जंगलात को, उनके जो है रिकॉर्ड भी इन्होंने जो है गायब कर दिया है। ये महकमा जंगलात के का जो स्कैंडल है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2017-18 की जो रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि ये सिंध के 9 अजला हैं वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन जो जालसाजी से अलाट की गई, उसमें जो जब हमने रिकॉर्ड मांगा गया, ऑडिट अकाम का कहना है कि जब उनसे महकमा जंगलात के अफसरान से तो रिकॉर्ड भी जो है मुहैया नहीं किया गया, और वो रिकॉर्ड जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। दूसरा जो है कि ऑडिट अकाम ने ये बताया है कि हज़ारों की जो एकड़ ज़मीन है उन पर जो कैंसिल की गई थी माजी में, जो गैर कानूनी या कानून के ख़िलाफ़ जो रूल्स के ख़िलाफ़ अलाट की गई थी, उन पर भी महकमा जंगलात की जानिब से अभी तक कोई जो है कब्ज़ा वागज़ार नहीं करवाया। सबके सब 72 वो शख्सियात हैं, गैर मुल्की भी हैं, जिनको हज़ारों के एकड़ में ज़मीन जो है अलाट की गई थी। ठट्टा में जो है 22,000 एकड़ ज़मीन थी, वो एक 62 शख्सियत गैर मुल्की था, उसको भी जो है अभी तक कैंसिल हो चुकी है, लेकिन वो उससे कब्ज़ा अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका है। दूसरा जो है जिस मकसद के लिए ज़मीन ली गई थी वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं ज़मीनें भी। जिस बिज़नेस के लिए ली गई, जिस ज़राई मकासद के लिए ली गई, तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके ख़िलाफ़ वो
ज़मीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। दूसरी जो हमें ज़राए ने बताया है कि लाखों एकड़ ज़मीन जैसे दरियाए सिंध के जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर भी केटियाँ बनाई गई हैं। जागीरदारी जो बंद हैं वो बांध कर दरियाए सिंध में जो है लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो कब्ज़ा की गई है। सबसे ज़्यादा जो कब्जे हुए हैं वो खैरपुर लाड़काना हो गया। अच्छा वही रात हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जाली चलान भी जमा करवाए गए ज़मीनों की अलॉटमेंट के लिए जो कि इतवार के रोज़ बैंक में जमा करवाने की रसीदें थी। तो इतवार के रोज़ तो पाकिस्तान के अंदर कोई बैंक खुला नहीं होता और उसके साथ जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून ज़मीनों के अलॉटमेंट का तयन तो कर दिया, लेकिन जिन अफसरान ने ये ज़मीनें अलॉट की क्या उन्हें उनके डेजिग्नेशन के लिहाज से उन्हें पॉइंट आउट किए गए उनके नाम, और इसके साथ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने फर्दर क्या सिफारिशात की हैं कि सारे स्कैंडल के खिलाफ क्या मजीद कार्रवाई होनी चाहिए? भट्टी साहब, पहले सवाल पर यह कि ऑडिटर जनरल ने ये बड़ा इंकशाफ किया है कि जो ज़मीनें हज़ारों एकड़ ज़मीन अलाट की गई हैं वो इतवार के रोज़ जो है चालान वो जाली चालान जमा करवा के हफ्ते और इतवार के रोज़ जब बैंकें बंद होती हैं तो छुट्टी के रोज़ जो है वो चालान जाली चालान जमा करवा कर या अफसरान की जो मिली भगत है उन जो क्योंकि 62 शख्सियात थीं तो वो जाली चालान पर जो है ज़मीन अलाट की गई हैं। इतवार और हफ्ते को जो बनाए गए चालान हैं। तो दूसरा जो है ऑडिटर जनरल ने इसमें जो अफसरान हैं उनको तो ऑडिट रकाम को तो रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया है, तो उनके ओहदे अभी तक मालूम नहीं हो सके हैं। तो किसने किस वक्त कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसने ज़मीन अलाट की, सेक्रेटरी कौन था, डिप्टी सेक्रेटरी कौन था, तो उनके अभी तक रिकॉर्ड ही मुहैया नहीं किया गया है, तो उनकी अभी निशानदेही नहीं हो सकी है। तीसरा जो है कि ऑडिटर जनरल की जानिब से ये सिफारिश की गई है सेक्रेटरी जो मौजूदा सेक्रेटरी महकमा जंगलात हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाकर इन अफसरान को जो है बेनकाब किया जाए जिन्होंने ये जालसाजी में बड़े जो फ्रॉड में मुलविस हैं उनको जो है निशानदेही करके बेनकाब करके कार्रवाई की जाए और कोई ये एंटी करप्शन से तहकीकात करवाई जाए या नैब से करवाई जाए। जी बिल्कुल सही। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि तहकीकात किससे करवानी है, लेकिन इससे पहले भी नैब सिंध के मुख्तलिफ जिला में जो खिलाफ कानून ज़मीनों की अलॉटमेंट की गई उसकी तहकीकात कर रहा है। क्या नैब उस पहले से जारी तहकीकात के अंदर इस बात का इम्कान है कि इन ज़मीनों की अलॉटमेंट की जो गैर कानूनी तौर पर की गई इसकी तहकीकात का दायरा भी इन ज़मीनों तक भी नैब अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर दे? भट्टी साहब देखें, बड़े पैमाने पर नैब ने तो बड़ी जो है कार्रवाइयाँ की हुई है। सेक्रेटरी सतह के अफसरान को भी वो गिरफ्तार किया है, जेल में हैं, तो रेफरेंस भी उन पर चल रहे हैं। तो हज़ारों एकड़ में नैब के कहने पर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमा जंगलात ने लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो कैंसिल भी की है। तो नैब का तो बड़ा किरदार है, एंटी करप्शन तो उनका अपना इदारा है, तो उसकी जो है कारकर्दगी इतनी मुतमईन करने जैसी नहीं है। तो बहुत से अफसरान हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लैंड यूटिलाइजेशन का सेक्रेटरी भी जो है वो भी गिरफ्तार है इस वक्त। नैब के जो रेफरेंस का सामना कर रहा है। बड़े बड़े जो है सूबाई वज़रा पर जो है ज़मीनों के मामलात पर जो है वो जो उन पर भी तहकीकात शुरू कर रही है। बताया कि किस तरीके का सामना भी कर से रहे हैं। महकलात की ज़मीनों को गैर कानूनी तरीके से अलॉट किया गया और सितम ज़रीफ़ी ये कि जाली चालान बनाए गए और वो चालान इतवार के दिन बैंकों में उनकी रकम अदा की गई। इतवार को कौन सा बैंक खुला होता है ये वैसे सिंध हुकूमत और जो इस महकमे के हुकाम है वही बता सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। एक और अहम मामला है जी, इस साल जो रबी की फसल है वो शदीद मुतासिर हो रही है और बुनियादी वजह यह है कि सूबा सिंध के 19 और बलूचिस्तान के 11 अजला ऐसे हैं जो खुश्क साली का सामना है, जिन्हें उस्मान अली लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा, ये 19 और 11 कोई तकरीबन 30 के करीब बन जाते हैं अजला, क्या इनको आफतज़दा करार दे दिया गया है और यहाँ पे जो किसान हैं उनका क्या हाल है?
जी देखें, पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जिनका ग्लोबल वार्मिंग में जो हिस्सा है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक, पहले 10 ममालिक में होता है जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अब उसके जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता माहौलियाती जो हमारे ख़ित्ते में तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके असरात हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। अब पिछले कुछ सालों से ये पैटर्न सामने आया है कि जो हमारे गर्म मौसम है उनका दौरानिया तवील हो रहा है और जो सर्दी का मौसम है वो सिकुड़ता जा रहा है। अब पिछले ही कुछ सालों की बात कर लें तो हमें पानी की जो है वो शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और बारिशें मामूल से इंतहाई कम हो रही हैं। अगर महकमा मौसमियात के डाटे की बात कर ली जाए तो उनके डाटे के मुताबिक सिंध में पिछले 6 माह के दौरान जून से लेकर और नवंबर तक मामूल से सिंध में 72% बारिशें कम हुई हैं और पाकिस्तान में ओवरऑल 26% बारिशें कम हुई हैं। अब उसका असर क्या पड़ा है? उसका असर ये पड़ा है कि सिंध और बलूचिस्तान के तकरीबन मिला के 30 अजला ऐसे हैं जिनको खुश्क साली का सामना है और ये महकमा मौसमियात की जानिब से तीसरा अलर्ट जारी किया गया है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अजला हैं, बिलखुसूस जो जनूबी इलाके हैं, वो इस वक्त खुश्क साली की सूरत हाल से दो चार हो रहे हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि पाकिस्तान को पानी की जो किल्लत है, जो पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, डैम हमारे पास नहीं बने और जो मौजूदा डैम्स भी हैं उनमें भी पानी की जो मिकदार है या उनकी जो पानी की सतह है वो भी महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि वहाँ सीज़न की पिछले 9 साल जो तारीख़ है उसमें सबसे कम तरीन है। अब ये सारे का जो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो किसान हो रहा है। अब रबी का सीज़न है, रबी की फसलें जो हैं वो काश्त होनी है। अब जो पानी की सप्लाई जो है वो जो फार्मूला बनाया गया है उस पर इसका बड़ा दबाव है कि आप इसमें क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जो ज़ाहिरी बात है तरजीह है कि वो वही अजला होंगे कि जो खुश्क साली से मुतासिर हैं, जो खुश्क साली की वजह से जहाँ पर जो किसान है वो अपनी फसलें काश्त नहीं कर रहा तो वो उनको सप्लाई करेंगे। तो जो पीछे पंजाब के अजला हैं या सिंध के या खैबर पख्तूनख्वा के दिगर अजला आते हैं तो उनमें पानी की तकसीम का फार्मूला क्या होगा। ये इस वक्त रबी की जो फसलें हैं उसके हवाले से जो पानी जो हमारे पास ज़ख़ीरा पानी है उसकी जो तरसील है या उसकी सप्लाई है उस पर बड़ा स्ट्रेस है। अच्छा, अब हमारे पास पानी की बदकिस्मती से जो शॉर्टेज है वो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो बढ़ती जा रही है और ये एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब बर्फ़बारी की सूरत में हमें एक मुंजमद पानी का जो ज़ख़ीरा है वो भी मिलता है जो जून जुलाई में जाकर जो पिघलता है तो उससे भी हमारे जो डैम्स हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन ये भी आपको सुनकर हैरानी होगी कि पिछले साल और इस साल के अब तक का जो सीज़न चल रहा है उसमें बर्फ़बारी भी मामूल से कम हुई है। अब ये सारी सिचुएशन से जो सारी सूरत हाल है। अच्छा उस्मान अली, जरा ये बताइए कि बलूचिस्तान के अंदर जिन अजला को खुश्क साली का सामना था वहाँ पर 92 न्यूज़ ने अपने भरपूर किरदार अदा किया और बिलाखिर सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतासरा अजला के अवाम को इमदादी सामान फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। क्या सिंध हुकूमत की जानिब से यह प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने सिंध के जो मुतासरा अजला हैं जहाँ अवाम बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं वहाँ पर क्या अवाम को कोई इमदादी सामान फराहम करने की कोई हिकमत अमली तरतीब दी गई है? अच्छा, इस हवाले से जो महकमा मौसमियात की जानिब से वो अलर्ट जारी किए गए उसमें यही कहा गया है कि जनाब जो मुतलका अदारे हैं, जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं वो फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम करें क्योंकि ये सूरत हाल इस तरह की है कि ये इसमें आगे मज़ीद शिद्दत आने का अंदेशा है और ये जो खुश्क साली है जो इस वक्त सिंध के 19 अजला में है ये दीगर अजला में भी जा सकती है और ये 19 जो सिंध के और बलूचिस्तान के जो 11 अजला हैं इसके अलावा पंजाब भी इससे मुतासिर हो सकता है अगर फौरी किसी किस्म के इक़दाम ना किए गए। अब उम्मीद तो यही है कि जैसे ही कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी हुआ है तो जितने भी हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अदारे हैं वो इस हवाले से फौरी तौर पर कोई रिलीफ़ की जो है वो सरगर्मियाँ उनको शुरू करनी चाहिए और यकीनन उन्होंने कोई इस हवाले से अपनी जो मनसूबाबंदी है वो शुरू की होगी। ताहम ये बड़ा अहम है कि ये तीसरा अलर्ट है जो जारी हुआ है। इससे पहले जो दूसरा अलर्ट था वो जून में जारी हुआ था कि पाकिस्तान जो है उसके जो बिलखुसूस जो जनूबी इलाके हैं वो खुश्क साली से मुतासिर हो रहे हैं। अब ये जून के बाद दिसंबर शुरू हो गया और दिसंबर में ये तीसरा अलर्ट जारी हो गया है। तो हमें अब देखना होगा कि हमें हिकमत अमली, अब गवर्नमेंट चूँकि ये नहीं आई है वो इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनी तय करती है
क्योंकि पिछली एक गवर्नमेंट की जानिब से, अब ये हमारी जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई है, भट्टी साहब भी इस्लामाबाद में बैठे हैं, कि जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो कायम की गई थी, उसने इस हवाले से कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई, कोई ऐसे उसने इकदाम नहीं किए कि हम ये जो हमें संगीन जो चैलेंज दरपेश है और जो मुस्तकबिल में उसने मज़ीद शिद्दत इख्तियार करनी है, उस हवाले से कोई अपनी जामिया पॉलिसी बनाए या कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बनाए। वो कोई जो साबका गवर्नमेंट की क्लाइमेट मिनिस्ट्री थी उसकी जानिब से कोई ऐसा नज़र नहीं आया। भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में मनपसंद लोग तैनातियों के लिए, तकर्रुर के लिए असर रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत बदल गई है, लेकिन अकरबा परवरी, अपना बंदा लगाने की रविश भी क्या बदल रही है? फैसल, बदकिस्मती से ये रविश नहीं बदल पा रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम के बाद शिकायत ही मसूल होना शुरू हुई थी। 3 ब्यूरोक्रेट्स ने खतूत लिख दिए थे कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से 2 एक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मामला उस ये मीडिया में आया तो दूसरी जानिब जो असर रसूख इस्तेमाल करने वाले शख्सियात थे उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली और मामला ये हल हो गया तो उस वक्त वक्ती तौर के ऊपर। लेकिन अब दोबारा से ये काविशें जारी हैं, मुख्तलिफ महकमों में मनपसंद ओहदों के ऊपर, मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ तहसीलों में मनपसंद ओहदों के अंदर तैनातियों के लिए दोबारा से सरगर्म कोशिशें जारी हैं और इस मरतबा इस सारी तबादलों और तकर्रियों और तैनातियों के लिए सीएम सेक्रेटेरिएट पंजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से हमें कुछ सरकारी दस्तावेज भी मसूल हुई जिसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा गया है कि किस तरीके के साथ मुख्तलिफ अफसरान हुकूमती शख्सियात की तवस्सुत से टेलीफोन कॉल्स करवा के मुख्तलिफ इदारों के सेक्रेटरीज को, वुज़रा को प्रेशराइज करवा रहे हैं कि उन्हें इस ओहदे के ऊपर, इस महकमे में, फलां तहसील में, फलां ज़िले में अपॉइंट करवाया जाए। ये बड़ी शॉकिंग सिचुएशन थी, लेकिन अब बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पुरुम्मीद वो लोग जो समझते थे कि मेरिट की पासदारी होगी और अकबर परवी का खात्मा होगा, उन्होंने भी इन ऐसे अहकामात के सामने ना झुकने का फैसला कर लिया। और इस सिलसिले के अंदर वो तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो इस किस्म का असर और सूख इस्तेमाल करवाते हैं उनको तहरीरी मरासला जारी किया गया है कि बहुत सी शिकायत मसूल हो रही हैं और ये ऐसा प्रेशर दिलवाना ये बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट सर्विस रूल्स 1966 के खिलाफ वर्जी है। लिहाजा मुस्तकबिल में अंदर किसी अफसर ने इस तरह की कोशिश की कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अपनी अपॉइंटमेंट्स ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सर्विस रूल्स 19 और 29 के तहत न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके ACR के अंदर इस बात को दर्ज किया जाएगा कि ये अफसरान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। तो लिहाजा वो ऐसे मामला से इज्तनाब करें, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। लेकिन उसके बावजूद सीएम सेक्रेटेरिएट और मुख्तलिफ बासर शख्सियात का मुख्तलिफ इदारों के सेक्रेटरीज को और उनके सरबराहान के ऊपर ये दबाव पंजाब के अंदर बरकरार है और ये शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी दयानत, उनकी शराफत के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उनके आसपास मौजूद लोग सीएम सेक्रेटेरिएट का गलत इस्तेमाल करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ शिकायत हमें मसूल हुई हैं, जिस तरह पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बड़ा पुरकशिश डिपार्टमेंट कंसीडर किया जाता है, वहां पर जूनियर अफसरान को सीनियर ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। उसके बाद महकमा पाशी के अंदर जो एक बहुत मालदार और पैसे बनाने वाले अफसरान कंसीडर किए जाते हैं, वो पहले उन्होंने भी मनपसंद और अहम तहसीलों और इजला में अपनी पोस्टिंग करवाई है, जिसके नतीजे में मुतलका महकमों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। और उसके साथ हैरानकुन तौर के ऊपर मुजफ्फरगढ़ के ग्रेड 16 के एक सीनियर सब इंजीनियर हैं, उन्होंने भी लाहौर से सीएम सेक्रेटेरिएट के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ग्रेड 18 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओहदे का चार्ज दिलवा दिया है। ये खिलाफ ज़ाब्ता है, खिलाफ कानून इक़दाम है। इस किस्म की और बहुत सी एग्जाम्पल सामने आ रही हैं और बेशतर अफराद की डिस्ट्रिक्ट DG खान में तैनाती करवाई जा रही है, तहसील तौंसा में तैनाती हो रही है। तो इस हवाले से सारे सवालात आ रहे हैं, रुख कर रहे हैं वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का। इस हवाले से हमने रब्ता किया था, गुज़श्ता रोज़ कोशिश की, हमने इंटीमेट किया, ऐसे मैसेजेस भी किए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर शहबाज गिल साहब को कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें और ये जो तमाम तर शिकायत मसूल हो रही हैं इसके हमें वजाहत दे सकें, इसका असल बैकग्राउंड क्या है, हकीकत क्या है।
चूंकि डॉक्टर शहबाज गिल साहब यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के बहुत से मामलात को डिफेंड कर रहे हैं अपनी आर्टिकल्स के जरिए से, और वो एक होप पैदा कर रहे हैं कि मेरिट की पासदारी होगी, गुड गवर्नेंस की पासदारी होगी, अकबा परवरी नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ शायद वो खुद आजकल बहुत से मसाइल में उलझे हुए हैं, उनसे टाइम उन्हें नहीं मिल सका कि हमें वो प्रोग्राम में ज्वाइन करते और पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ हासिल करते कि एक इदारे के सेक्रेटरी को क्यों ये मरासला जारी करने की नौबत पेश आई कि किस तरीके के साथ ये अफसरान असर अंदाज हो रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस मामले का नोटिस लेंगे और जो उनके ऑफिस से अफसरान कॉल्स करके मुख्तलिफ इदारों के अंदर असरअंदाज हो रहे हैं उनका वो रास्ता रोकेंगे और उन्हें एक वार्निंग देंगे कि खिलाफ ज़ाब्ता किसी ओहदे के ऊपर तैनाती तबादला नहीं होना चाहिए। ठीक, भट्टी साहब स्पोक्स पर्सन बनने से पहले शहबाज गिल साहब हमारे प्रोग्राम्स में ऑफ एंड ऑन आया करते थे। गुजारिश है अगर डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो आ जाया करें, मौक़िफ़ दे दिया करें। अवाम की ये उलझाव है, ये उलझने हैं जिनके बारे में अवाम जानना चाहते हैं और वज़ीर आला इससे मुताल्लिक़ क्या सोचते हैं, यकीनी तौर पे अवाम को पता होना चाहिए। एक और इंतहाई अहम मामला है जी, रेलवे को लेके हम बात करते हैं। पिछले कुछ अरसे में शेख रशीद साहब ने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, रेलवेज़ में काफ़ी बेहतरी भी आई है। अब खबर यह है कि इसकी समत में मज़ीद तब्दीलियाँ की जा रही हैं। होती साहब बताइएगा इन तब्दीलियों की क्या तफसीलात हैं? जी, 4 खुशखबरियां दी हैं शेख रशीद साहब ने वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट में, जो कि मुख्तलिफ वजारतों से तलब की गई थी। तो उसमें रेलवे की रिपोर्ट में यह है कि जो रेलवे को 19वीं सदी से निकालकर 20वीं सदी से निकालकर 21वीं सदी में दाखिल किया जा रहा है। उसके लिए 150 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली सखर कराची ट्रेन बनाई जा रही है। अब एक चीनी कंपनी है वो इसके लिए $7 अरब जो है तलब कर रही है, लेकिन $4 अरब में पाकिस्तान कह रहा है कि इसको कर दें। तो उसके लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी जब चीनी कंपनी मान जाएगी। एक मामला है कि 55 किलोमीटर का एक पहाड़ी कर्व है झेलम और रावलपिंडी के दरमियान, उसको खत्म करने के लिए और उसको 55 किलोमीटर से 19 किलोमीटर करने के लिए ताकि तेज रफ्तार ट्रेन भी यहां पे चल सके, उसके लिए भी एक माहदा किया जा रहा है। और इसके अलावा जो मंसूबे हैं वो तकरीबन पाकिस्तान की ट्रेन को अब 70 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पर लाने के लिए मरहलावार मंसूबे हैं, जिसमें तफ्तान का मंसूबा भी शामिल है और भी। लेकिन 2 खुशखबरियां मिसिंग हैं इनकी रिपोर्ट में। हमने रेलवे के महकमे से यह मालूम करने की कोशिश की कि जो रिपोर्ट दी गई है वज़ीर आज़म को इस महकमे के बारे में मुस्तकबिल के लिए प्लान, तो उसमें 2 प्लान हैं कि नहीं। पहला प्लान है रिसालपुर की लोकोमोटिव फैक्ट्री, क्या उसे बहाल करने का है प्लान? तो हमें उन्होंने बताया कि नहीं, जो लोकोमोटिव खरीदने में जो करप्शन हुई है नवाज शरीफ हुकूमत के दौरान, तो उन्होंने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की 11 लोकोमोटिव खरीदनी थी, लेकिन वो 42 करोड़ रुपए में खरीदी गई, ये रिपोर्ट शामिल है। तो हमने कहा कि भाई रिसालपुर की लोकोमोटिव फैक्ट्री की बहाली की रिपोर्ट क्यों नहीं शामिल? तो उन्होंने कहा कि ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं। दूसरी, जो कैरेज फैक्ट्री है इस्लामाबाद की, जो कि डब्बे बनाती है रेलवे के, उसको बहाल करने का कोई अंदाजा है कि नहीं, वो बहाल हो सकती है कि नहीं? तो इसके बारे में भी कोई प्लान मौजूद नहीं है। जो करप्शन हुई है कि भाई 25 करोड़ रुपए की जो लोकोमोटिव थी वो 42 करोड़ में खरीदी गई, तो इस पे क्या नैब रेफरेंस भी कोई जा रहा है कि नहीं? वो उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी हो रही है, लेकिन पहले बड़े मंसूबे लगाने की कोशिश की जा रही है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि सराहा है उनकी इस रिपोर्ट को। अब जो रिसालपुर लोकोमोटिव फैक्ट्री है और जो कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद है, ये 2 मंसूबे अगर बहाल न किए गए तो लोकोमोटिव खरीदने में जो करप्शन हो रही है उसको रोकने के लिए फिर क्या किया जाएगा? तो इस बारे में भी उस रिपोर्ट में मुझे बताया गया कि ये बातें शामिल नहीं हैं। जो चीनी कंपनियां हैं उनके साथ जो मायदे हो रहे हैं उनको शफाफ बनाने के लिए, ताकि वो मांग रहे हैं $7 अरब और पाकिस्तान कह रहा है कि $4 अरब। क्या $4 अरब भी सही है? क्या इससे कम पे ये मंसूबा बन सकता है? तो उसके लिए क्या प्लानिंग की गई है? तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन से मिलकर यह मामला भी सुधारा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पे कोई काबीना की मंजूरी के लिए यह मंसूबा तैयार नहीं है। तो लिहाजा रेलवे के जितने भी मंसूबे हैं उस पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह कमी नजर आ रही है कि जो बहाल करने हैं मंसूबे माजी के, और जिन पे तकरीबन 67 अरब रुपए लग चुके हैं, रिसालपुर लोकोमोटिव फैक्ट्री और इस्लामाबाद कैरेज फैक्ट्री। तो इस रकम को जिस तरह पाकिस्तान स्टील में पैसे डूब चुके हैं, इस तरह इन 2 मंसूबों में डूब चुके हैं। तो इनको बहाल करने के लिए क्या किया जा रहा है और इनको
जिन्होंने लिक्विडेट किया, जिन हुकूमतों ने, उनके खिलाफ, उन अफसरान के खिलाफ, वजीरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, तो ये भी उन मंसूबों में शामिल नहीं है। लिहाजा ये जरूरी है कि अब ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें माजी के, जिसमें 67 अरब रुपए डूब गए जिन मंसूबों में, उनके रेफरेंसेस भी तैयार किए जाए, उनको भी पकड़ा जाए, लेकिन साथ साथ जो अभी मंसूबे बन रहे हैं, इसकी जो कीमतें बनाई जा रही हैं, इनको भी शफाफ किया जाए। तो लिहाजा इसके लिए रेलवे के जिन जराये से हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि इस पे अलहदा से एक वर्किंग शुरू हो रही है। ठीक, होती साहब बहुत आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका भी और दीगर नुमाइंदगान का भी शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।